जी, आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री को। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियस की जो स्टडी है, जिस ब्रांच में हम करते हैं, उसको आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री का नाम देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर की थी? ये बहुत ही मशहूर एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड ने किया था ये। और आप लोग भी जानते हैं कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी। इसने क्या किया था, एक सोने का बारीक वर्क लिया था और उस पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट करवाई थी। तो इसने देखा कि मोस्टली जो पार्टिकल्स थे वो पास कर गए और कुछ पार्टिकल्स जो थे वो हिट करके वापस आ गए। तो इसने ये डिस्कवर कर लिया कि दरमियान में यानी सेंटर में कोई सॉलिड चीज मौजूद है। और बाद में इसने देखा कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसने इसे न्यूक्लियस का नाम दे दिया था। तो ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में। तो तब हम इसको डिटेल से देखेंगे। हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की कौन कौन सी खसूसियात होती हैं? आपको पता है एक एटम होता है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस होती है और इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें होती हैं? न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स होते हैं। ये दो चीजें मेनली न्यूक्लियस में होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस की बात की जाए तो आपके पास रेडियस जो होता है न्यूक्लियस का वो 10 पावर -14 मीटर होता है। जबकि एटम का रेडियस, ये न्यूक्लियस है, एटम का रेडियस देखे तो वो 10 पावर -10 मीटर होता है। इसके बाद अगर आपने रेडियस कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, R = R0 A⁻⁴। अब यहाँ पर ए जो है ये मैस नंबर है, मैस नंबर होता है। और R0 यहाँ पर ये न्यूक्लियर कांस्टेंट होता है, कोई ना कोई न्यूक्लियस का कांस्टेंट होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.5 10 पावर-15 मीटर। तो अगर आपको एक एलिमेंट के लिए या एक न्यूक्लियस के लिए उसका रेडियस फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप इस फार्मूले की मदद से उसका रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी एटॉमिक मास सिर्फ आपने वेरी करना है, बाकी सारी चीजें इसमें सेम है यानी कांस्टेंट रह जाएंगी। फिर अगर हम वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम होता है वो 1/10⁻12 टाइम्स होता है देन पार्ट ऑफ एटम। यानी एक एटम का 1/12 पार्ट होता है जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम, यानी बहुत कम वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का। जैसा कि आपको ये बात पता है कि एटम जो होता है वो स्फेरिकल कंसीडर किया जाता है। तो स्फेयर के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है डेंसिटी का, या वॉल्यूम का फार्मूला अगर हम लिखे तो वो होता है 4/3 पाई R³ अब यहाँ से आप डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? आपको ये बात पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसको वॉल्यूम की टर्म में लिखें तो मास ओवर डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर सकते हैं और इस फार्मूला जो निकल कर आएगा उससे आप डेंसिटी न्यूक्लियस की कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रखें जो न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है वो 10 पावर 12 टाइम हायर होती है देन एन एटम। एटम जो होता है ना उससे 10 पावर 12 टाइम हायर होती है न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है। ये बात आप याद रख लें।
सर पिछले फॉर्मूले में आर क्यूब में हम न्यूक्लियस का रेडियस पुट करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि स्फेरिकल एज्यूम कर रहे हैं तो इट मींस हम एटम को स्फेयर मान रहे हैं, तो रेडियस भी न्यूक्लियस का होगा क्योंकि आप न्यूक्लियस की बात करने जा रहे हैं। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो ये तो बेसिक सी बात है कि कंपोजिशन न्यूक्लियस जो होती है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बनती है। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर जीरो चार्ज होता है, ये बात आपको भी पता है। और प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स को या न्यूट्रॉन प्रोटॉन को या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन्स को जो चीज आपस में जोड़ के रखती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इनको आपस में जोड़कर रखती है, ठीक है, ये बात आप याद रख लें। और ये फोर्स जो होती है ये एक शॉर्ट डिस्टेंस तक वैलिड होती है, ठीक है। अगर हम बात करें कि एक स्टेबल जो न्यूक्लियाई होता है उसमें जो जो डिस्टेंस होता है बिटवीन टू प्रोटॉन्स या टू न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो 2f से लेकर 3f तक का होता है। f यहाँ पर फर्मी होता है, फर्मी की वैल्यू जो होती है वो होती है जी 10⁻13 सेंटीमीटर। तो यानी ये दो न्यूट्रॉन के दरमियान प्रोटॉन के दरमियान या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के दरमियान का डिस्टेंस होता है इतना, 2f से लेकर 3f तक। अब ये बात आपको पता है एटम जो होता है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा एटम, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, याद रख लें ये बात। क्योंकि इसके अंदर, या आप ऐसे समझे कि इसके पास जो चार्जेस होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो बराबर होते हैं। दो तरह की फोर्सेस होती हैं जो न्यूक्लियस के अंदर ऑपरेट कर रही होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो फोर्सेस? एक को आप न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं और दूसरे को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम देते हैं। पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ये दो अपोजिट चार्जेस के दरमियान हो सकती है, अपोजिट चार्जेस हो सकते हैं, सेम चार्जेस के दरमियान हो सकती है। अगर सेम चार्ज होंगे पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो ये रिपल्शन होती है, आपको भी पता है, तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगी। अगर अपोजिट चार्जेस के दरमियान है पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी, अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर डोमिनेट कर जाएगी, ये बात आप याद रख लें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। डिस्टेंस या रेडियस कर लें, जो भी बात आप करने जा रहे हैं, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये फोर्स कम होती जाएगी, ठीक हो गया। दूसरी की हम बात करें न्यूक्लियर फोर्स की, तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो न्यूक्लियर फोर्स को स्टडी करना है और हमने ये देखना है कि ये न्यूक्लियर फोर्स आखिर बनती कैसे है, जनरेट कैसे होती है। आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है इसके मुतालिक। न्यूक्लियर फोर्स जो होती है ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है, ये रिपल्सिव नहीं होती, ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है। चाहे वो प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान है या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान है। ये चार्ज को कंसीडर नहीं करती, डज नॉट कंसीडर चार्ज। यानी ये मैटर नहीं करता इसके लिए कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ये इसके लिए कतन भी मैटर नहीं करता, ठीक हो गया जी। और ये कायनात की स्ट्रॉन्ग फोर्स में से एक है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ये, जो न्यूक्लियर फोर्स होती है ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है।
यही रीजन होती है कि ये दो प्रोटॉन्स को, दो न्यूट्रॉन्स को, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में जोड़े रखती है। ये फोर्स जो होती है इसकी मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाती है। मैग्नीट्यूड इस फोर्स की इंक्रीज हो जाती है जब दो प्रोटॉन या दो न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत करीब करीब होते हैं, तब इसकी मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाती है। अगर हम बात करें कि न्यूक्लियर फोर्स कितने डिस्टेंस तक वैलिड होती है, तो वो आप देख सकते हैं कि ये 1.4 टेंस पावर -13 सेंटीमीटर तक ये अप्लाई हो सकती है। इतना आप याद रख लें। अगर इससे डिस्टेंस बढ़ गया तो ये फोर्स अप्लाई नहीं होगी। ठीक हो गया, ये बात आपने याद रखनी। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें केमिकल बॉन्डिंग में, वैसे तो हमने पढ़ना है, थोड़ी सी यहाँ हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 है। ये पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के दरमियान का ग्राफ हम ड्रा करने जा रहे हैं। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है ऊपर और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है नीचे, यहाँ पर 0 है। ठीक हो गया जी। और यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे तो डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है। पहले एटम्स थे आपके पास दूर दूर, तो जो उनकी फोर्स थी उनके दरमियान वो 0 थी। जैसे जैसे वो करीब आते गए, करीब आते गए, तो अट्रैक्शन की फोर्स डोमिनेट करती जाएगी। ये डिस्टेंस कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो रही है। आप देख सकते हैं, अगर हम देखें ऐसे, यहाँ पर पहले थे वो दूर दूर तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव थी। जैसे जैसे वो करीब आते गए, आते गए, उनकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज नेगेटिव होता गया, यानी एनर्जी रिलीज होती गई। और एक वक्त आता है जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है, और उस वक्त को आप कहते हैं कि बाण बन गया यहाँ पर। और वो डिस्टेंस जिस पर बाण फॉर्म होता है वो बाण लेंथ कहलाती है। वो क्या कहलाती है? बाण लेंथ कहलाती है। देखिए, ये वो जगह है जहां पर बाण बनता है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। अगर इसके बाद भी एटम्स यहाँ पर लेट्स सपोज जितना डिस्टेंस है, अगर एटम मजीद करीब आना चाहेंगे, करीब आना चाहेंगे, तो आपको पता है न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट करती है, और यकदम से एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। एकदम से जो एनर्जी होती है वो इंक्रीज कर जाती है। यही रीजन होती है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन होती है जिसमें दो न्यूक्लियाई आपस में मिलते हैं, तो उसके केस में एनर्जी रिलीज होती है। वो क्यों रिलीज होती है? आप न्यूक्लियस को धंसा रहे हैं एक दूसरे के अंदर, जिसकी वजह से रिपल्शन बढ़ती है और वो एनर्जी यकदम से इंक्रीज हो जाती है। ठीक हो गया। प्रॉपर्टीज इसकी यही है न्यूक्लियर फोर्स की, ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। इसके बाद ये शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। डिस्टेंस आपको बता दिया है कि कितना डिस्टेंस होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। और ये दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन के दरमियान है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर एक प्रोटॉन P1 है, यहाँ पर एक प्रोटॉन P2 है, यहाँ पर एक प्रोटॉन P3 है, ये इन दो प्रोटॉन्स के दरमियान है, तो पहले वाले की जो फोर्स होगी वो तीसरे वाले को इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक हो गया। इसी तरह P2 और P3, और जो P3 की फोर्स है वो पहले वाले को इफेक्ट नहीं करेगी। यानी ये दो प्रोटॉन या दो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान है, तो ये तीसरे पर इफेक्ट नहीं करती। ये फोर्स ऐसी है, और ये कायनात की स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है, और इसकी नेचर अट्रैक्टिव होती है। तो ये तो बात हमने कर ली न्यूक्लियर फोर्स की, कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है। अब हम तो बात करते हैं क्वार्क थ्योरी ऑफ मैटर।
जो मैटर होता है उसकी क्वार्क थ्योरी क्या होती है उसके बारे में हम देखते हैं जी। जिसकी वीडियो ऑन है वो अपनी वीडियो ऑफ कर ले। बिलाल ख्वाजा। तो हम बात करते क्वार्क थ्योरी ऑफ मैटर। ये पहले आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी क्योंकि ये फिजिक्स का टॉपिक है। चूंकि मेरा मकसद आपको समझाना है, तो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो फर्क पड़ता है कि आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। देखिए, पहले पहल ये कंसीडर किया जाता था कि एटम जो है उसको तोड़ा ही नहीं जा सकता। फिर हमने ये मान लिया कि एटम को डिविजिबल है, उसको तोड़ा जा सकता है, और उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है। लेकिन बाद में देखा ये गया जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, नॉट लॉन्गर फंडामेंटल पार्टिकल्स, नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल्स। एफएससी की बुक में पहले पेज पे ये लिखा होता है, फर्स्ट ईयर की बुक में, कि ये फंडामेंटल पार्टिकल है। हमारे यहाँ इतना सिलेबस पीछे है, हम अपडेट ही नहीं करते हैं। जैसे छाप दी एक दफा, कायदे आजम के दौर से चलती है वो, खत्म ही नहीं होती, चलती जाती है। अपडेशन नहीं है हमारी, अपडेट नहीं आती उसमें बुक्स में, तो वहां पर ये चीज लिखनी चाहिए। ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। और बड़े बड़े लोग बहस कर रहे होते कि कैसे जी, क्योंकि उन्होंने पढ़ी वही एफएससी छोटे लेवल की बुक्स पढ़ी होती हैं। तो ये फंडामेंटल नहीं है, इनको हमने देखना है। क्यों फंडामेंटल नहीं है? क्योंकि ये मजीद टूटकर क्वार्क्स में टूट जाते हैं, और हमें पता चलता है जो क्वार्क्स होते हैं यही फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। तो क्वार्क्स क्या चीजें होती हैं, इनके मुतालिक हमारे पास एक थ्योरी होती है जिसको हम कहते हैं क्वार्क थ्योरी ऑफ मैटर। इसको हमने देखना है। पता चल गया क्यों हम क्वार्क थ्योरी ऑफ मैटर स्टडी करते हैं। सर ये 1960 प्लीज एक बार रिपीट कर। मैंने ये बात बताई है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होती है ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। पहले इनको अगर तोड़ें तो ये क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं, क्वार्क्स में टूटते हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि क्वार्क्स ओके जो हैं सर। वो इनके फंडामेंटल पार्टिकल हैं। इस थ्योरी के जो पास्टुलेट्स हैं, नंबर वन आपके पास है कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है। नंबर टू इसका जो है कि फ्री क्वार्क्स जो होते हैं, फ्री क्वार्क्स जो होते हैं ये नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं होते। क्वार्क्स हम डिटेल में पढ़ रहे हैं इसको कि क्या होते हैं, वो आगे भी आपको बताएंगे। एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं एक्चुअल में क्वार्क्स, ये स्टेबल नहीं होते जो क्वार्क्स होते हैं। ठीक है, जब ये फ्री होते हैं ये कंबाइन होकर रहते हैं। क्वार्क्स जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ गुलवान के जरिए अटैच होते हैं। यानी क्वार्क्स जो होते हैं ना, क्वार्क्स इमिट ग्लूआन्स। ये आगे बताऊंगा आपको कि ये क्या चीज होती है, अभी आपने ये देखना है। क्वार्क्स जो होती है ये ग्लूआन को इमिट करते हैं, और ग्लूआन आर एनर्जी पार्टिकल्स। ठीक है, फिर क्वार्क्स आर द पार्टिकल्स विच मेक अप हाइड्रॉन्स। क्वार्क्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो हाइड्रॉन्स बनाते हैं। हाइड्रॉन्स को जो चीजें बनाती हैं वो क्वार्क्स होती हैं। और हाइड्रॉन जो होता है ये टू आर मोर क्वार्क से मिलकर बनता है। ये बात याद रख लें, हाइड्रोन एक ऐसी चीज होती है दो या दो से ज्यादा क्वार्क से मिलकर बने। और हमारे पास सिर्फ 6 टाइप के क्वार्क्स होते हैं, ओनली 6 टाइप, 6 टाइप। सर क्वार्क एक एनर्जी पार्टिकल है और जो हाइड्रोन है ये एक मैटर में कंसीडर किया जाएगा। ये अभी आपको पता चल जाता है ये सारी चीजें, जब हम इनको फर्दर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं तो। ठीक है, 6 टाइप के क्वार्क्स होते हैं आपके पास फंडामेंटली तौर पर अगर हम बात करें तो।
मेहताब खान अपना माइक ऑफ किया करें जब मीटिंग ज्वाइन करें। तो क्वार्क्स जो होते हैं इनके ऊपर फ्रैक्शनल चार्ज होता है, याद रख लें। क्वार्क्स के ऊपर जो होता है चार्ज होता है वो फ्रैक्शनल होता है, फ्रैक्शंस में होता है, फ्रैक्शनल चार्ज। 1/3 इलेक्ट्रॉन एंड +2/3 इलेक्ट्रॉन, ये इस तरह का चार्ज इनके ऊपर हो सकता है। ये आप कह सकते हैं कि एटम से बाहर ये नहीं पाए जा सकते। ठीक है जी। जितने भी एविडेंस हमने बात की है ये इस बात को प्रिडिक्ट करते हैं कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, बल्कि ये क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं। और क्वार्क्स जो होते हैं ये दो किस्म की प्रॉपर्टीज रखते हैं। क्वार्क्स जो होते हैं वो टू टाइप्स की प्रॉपर्टीज रखते हैं। नंबर 1 हम बात करें स्पिन प्रॉपर्टी, स्पिन प्रॉपर्टी। नंबर 2 हम बात करें चार्ज प्रॉपर्टी। तो ये दो तरह की खसूसियात रखते हैं क्वार्क्स जो होते हैं। अगर मैं एक टेबल आपको बनाकर बताऊं तो आपने ये टेबल लाजमी याद रखना है। 6 तरह के क्वार्क्स होते हैं। जहाँ पे क्वार्क्स लिखते हैं और यहाँ पे उनकी सिंबल लिखते हैं और यहाँ पे उनका चार्ज लिखते हैं। तो क्वार्क्स जो है इसके ऊपर जो चार्ज होता है, पहले हम अप क्वार्क की बात करते हैं। इसके जो सिंबल है वो यू है और चार्ज जो होता है +2/3 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। और डाउन क्वार्क जो है सिंबल डी है, -1/3 इलेक्ट्रॉन चार्ज है। चार्म, चार्म फिर आ जाता है स्ट्रेंज, फिर टॉप, देन बॉटम। ये 6 टाइप के क्वार्क्स हैं जो किसी भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या मैटर को बनाते हैं। डाउन क्वार्क, ठीक है, सी से, एस से, पी से एंड बी से। इसके ऊपर चार्ज है। आप ये देखें, आप पहले वाले का याद रख लें, बाकी वाले का आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये +2/3 फिर -1/3, बस यही सब के ऊपर होना है। ये इनके चार्जेस हैं, सिंबल्स हैं, ये आपने याद रखनी है। अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन आप कहते हैं क्वार्क से मिलकर बनते हैं, तो कैसे मिलकर बनते हैं आप अगर। सर हाँ जी पूछें। सर ये थर्ड और फोर्थ, काइंडली जब भी सर क्वेश्चन ये पूछे थर्ड ना और तो फोर्थ वाले का आप ये नेम सर रिपीट कर देंगे। कौन से नेम रिपीट कर दूं। सर ये क्वार्ट्ज जो 6 टाइप के बताए हैं, ये थर्ड और फोर्थ वाले का जरा बता दें दोबारा से, चार्म एंड इनकी टाइप के स्ट्रेंज। नेम। जब क्वेश्चन पूछा करें तो चार्म बैकग्राउंड एंड बैकग्राउंड नॉइस को अपने कम किया करें। पीछे देखें आपके कितना शोर हो रहा है, दूसरों के लिए भी डिस्टरबेंस होती है ऐसे। अब हम बात करने जा रहे हैं जी कि क्वार्क्स जो होते हैं ये जो कैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाते हैं। आप यहाँ पर अगर जरा गौर करें कि जो अप क्वार्क है इसके ऊपर +2/3 का चार्ज है, ठीक है। और जो डाउन क्वार्क है इसके ऊपर -1/3 का चार्ज होता है। ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं कि प्रोटॉन कैसे मिलकर बनते हैं। आपको पता है प्रोटॉन जो है, नहीं पता तो देख लें। दो अप क्वार्क से मिलकर बनते हैं प्रोटॉन जो मुश्तमिल होते हैं, और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है। यानी जो प्रोटॉन है उसमें दो अप क्वार्क होते हैं, एक डाउन क्वार्क होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है, एक इसमें जो होते हैं दो डाउन क्वार्क होते हैं और एक अप क्वार्क होता है। इसमें क्या होते हैं, ये एक अप क्वार्क है और दो डाउन क्वार्क है। अब हम इनका चार्ज देखें। अप क्वार्क के ऊपर चार्ज कितना था, +2/3 था। और डाउन के ऊपर -1/3
3 था। अब आप जरा इनको सम अप करें, इनकी स्पिन को सम अप करें, तो 2/3 प्लस 2/3 एंड -1/3। तो आप जरा इनको, इनका एलसीएम लें तो आपके पास आंसर निकल कर आएगा 1। तो इस बात से आपको पता चल गया कि प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1 होता है। और हमें ये कंफर्मेशन हो गई कि ये वाक्य ही क्वार्क से मिलकर बनता है। इसके बाद अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें, तो न्यूट्रॉन में एक डाउन क्वार्क होता है 2/3, फिर आपके पास, सॉरी, एक अप क्वार्क होता है और 2 इसके अंदर डाउन क्वार्क होते हैं। इनका चार्ज कैलकुलेट करें तो 0 निकल कर आएगा। और आपको पता है कि न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 0 ही होता है। तो यहां से हमें ये बात साबित हो गई कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये अप एंड डाउन क्वार्क से मिलकर बनते हैं। अब क्वार्क्स एक्चुअल में होते क्या हैं? क्वार्क्स बेसिकली इमिट करते हैं ग्लूऑन को या मिसाइल पार्टिकल्स को। क्वार्क्स होते हैं एनर्जी टाइप पार्टिकल्स। एक बात याद रख लें, जितना भी मैटर है ना, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। मैटर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। मैटर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये बात याद रख ले, आप तोड़ते जाएं तो एंड में आपको एनर्जीज ही मिलेंगी। तो सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज ऑफ एन एटम इज नोन एज द मैटर ऑफ दैट एटम। उस एटम के मैटर को कहते हैं। तो जितनी किस्म की एनर्जीज हैं उनके सम को आप मैटर कहेंगे, ठीक है। तो क्वार्क बेसिकली ये ग्लूऑन को इमिट करते हैं। ग्लूऑन को आप मिसाइल पार्टिकल्स भी कहते हैं। ग्लूऑन को आप मिसाइल पार्टिकल्स भी कहते हैं। इसके ऊपर मेरी एक छोटी सी तहरीर है, मुझे मिली तो मैं आपको सेंड करूंगा, उर्दू में लिखी हुई है कि ग्लूऑन क्या होते हैं। ये बेसिकली फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स होते हैं। क्या कैरी करते हैं? फोर्स को कैरी करते हैं। फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स होते हैं जो कि फोर्स को कैरी करते हैं एक क्वार्क से दूसरे क्वार्क की जानिब। अब यहाँ पर जो लफ्ज है, मैं वो जरा गौर से देख लें। एक क्वार्क से दूसरे क्वार्क की तरफ जो पार्टिकल्स फोर्स कैरी करते हैं वो क्या होते हैं? ग्लूऑन होते हैं। वो क्या होते हैं? ग्लूऑन होते हैं। और जब एक यहां से, ये एक क्वार्क है और ये दूसरा क्वार्क है, एक क्वार्क से दूसरे क्वार्क के दरमियान ग्लूऑन का एक्सचेंज होता है। लेट्स सपोज इसका कलर था ब्लैक पहले, इसका था रेड। अब जब ग्लूऑन एक्सचेंज होता है इसका कलर हो गया येलो और इसका हो गया पिंक। इनके जो कलर्स हैं यानी इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती हैं। इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। कलर जो होता है इनका वो चेंज हो जाता है। जैसे ही ये क्या शिफ्ट करते, ग्लूऑन को शिफ्ट करते हैं, तो इनका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। ये बात आपने याद रखनी है। अब दो क्वार्क्स के दरमियान, सर जी पूछें। सर ये गुलवान की बात करते हुए हम क्वांटम को किस मायने में, यानी कि क्वांटम एक माइक्रो में एज कंपेयर टू गुलवान आएगा? क्वांटम, आपकी बात मैं क्वांटम में we use the term quantum for a specified energy क्वांटम bundle. जो बात आप कर रहे हैं ना, वो क्वांटम मैकेनिक्स की बात हम करेंगे उसमें, ठीक है। जो क्वांटा और क्वांटम और जो थीरीज हैं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आएगी। यहाँ पर अभी हम बात करें न्यूक्लियस की। तो इसके मुतालिक आपने कोई सवाल पूछना है? जो क्वांटा होती है वो एक होती है पैकेट्स, यानी एनर्जी की एक फिक्स्ड अमाउंट होती है कि जो एक आपके पास फोटॉन होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो फिक्स अमाउंट में होती है। उसको आप क्वांटम कह देते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनकी चेंज हो जाती हैं, ये याद रख लें।
कलर एक्सचेंज हो जाता है, इनका कलर चेंज हो जाता है, बल्कि एक्सचेंज नहीं चेंज हो जाता है। और एक होते हैं मेजान पार्टिकल्स, ये अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, मेजान पार्टिकल्स। मेजान पार्टिकल्स जो होते हैं आपके पास, ये बेसिकली एक्सचेंज होते हैं बिटवीन प्रोटॉन टू प्रोटॉन, या प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन, या न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन। ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो प्रोटॉन से प्रोटॉन के दरमियान, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन के दरमियान, और प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन के दरमियान एक्सचेंज होते रहते हैं, या न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन के दरमियान। और जबकि क्वार्क्स जो हैं, ये दो प्रोटॉन के दरमियान एक्सचेंज हो सकते हैं, या प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान। इस तरह से ये इनका एक्सचेंज पॉसिबल हो सकते हैं। अगर हम बात करें मिसाल के तौर पर, एक एटम है, इसमें यू, और ये भी अप क्वार्क है, और ये भी अप क्वार्क है, और एक डाउन क्वार्क है। एटम के भी हमने आगे चले गए प्रोटॉन में, न्यूक्लियस के अंदर चले गए हैं, प्रोटॉन की बात कर ली। और दूसरा प्रोटॉन है, उसमें भी यू, यू और डी। अब यहां से यहां जो चीज एक्सचेंज होती है, ये भी प्रोटॉन है, ये P1 है, ये P2 है। और यहां से यहां जो चीज एक्सचेंज होती है उसको हम कहते हैं मेजान पार्टिकल्स, जो प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान एक्सचेंज होते हैं। जबकि एक ही प्रोटॉन अगर मैं लूं, उसके अंदर दो अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क होगा। अब इनके दरमियान जो एक्सचेंज होता है, अप क्वार्क और अप क्वार्क के दरमियान, या इसके दरमियान, या डाउन क्वार्क और अप क्वार्क के दरमियान, तो इस एक्सचेंज को हम कहते हैं गुलवान या मिसाइल एक्सचेंज। देखिए, जो आप जाते हैं ना न्यूक्लियर लेवल की स्टडी करना, कोई आसान काम नहीं है, इसको समझना भी बहुत टफ है कि कैसे एग्जैक्टली हो रहे हैं ये, बहुत मुश्किल काम है। क्वांटम तो फिर, क्वांटम जो बंदा कहता ना कि मुझे क्वांटम आती है, या तो वो मजाक कर रहा है फिर, या वो पागल है। ये एक साइंटिस्ट था, उसने ये बात की थी। क्वांटम मैकेनिक्स को आप समझ ही नहीं सकते। सब बड़े बड़े जो साइंटिस्ट थे, साइंसदान थे, वो फेल हो गए, तो हम तो फिर कोई चीज नहीं। क्वांटम बहुत मुश्किल चीज है, ये बात आप याद रख लें। जो स्मॉल लेवल पर चीजें आ जाती हैं वो बहुत टफ हो जाती हैं। आप लोग दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें, फर्दर हम पढ़ते हैं मीजान थ्योरी।